अमीर बहू का ससुर हैवान, गरीब बहू का ससुर देवता। अरे सुहानी बेटी, तू आज बड़े दिनों बाद याद आई तुझे अपनी फ्रेंड नव्या की। क्या बात है, दोनों की बातचीत कम हो गई है क्या? अरे नहीं आंटी, मैं तो फिराक में रहती हूँ नव्या से मिलने के, लेकिन नव्या ही आजकल पता नहीं कहाँ गायब रहती है। अच्छा तो ये बात है, वो अपने कमरे में है, जाकर खबर लो उसकी। अब सुहानी नव्या के कमरे में आती है जहां नव्या फोन में मगरूर होती है। वहीं पिछले 5 मिनट से सुहानी बेड पर बैठी होती है, लेकिन नव्या उसको नजर उठाकर देखती तक नहीं है। तभी सुहानी बेड पर पड़ी किताब को नीचे गुस्से से पटकती है और नव्या घबराकर अपना फोन छोड़ देती है। अरे अरे तू यहाँ कब आई और किताब क्यों पटक रही है? तूने तो मुझे डरा भी दिया। मेरा फोन पे गिर गया। अभी तो बस डराया ही है, अगर यही हाल रहा ना तो तेरी जान भी ले लूंगी। अरे ऐसा क्या कर रही थी तू फोन में जो तुझे मेरे आने का भी पता नहीं चला? अरे पूरे 10 मिनट से बैठी हुई हूं मैं यहाँ बेड पर। अच्छा बताती हूँ, ये देख, ये अरुण है, बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा, हमारे ही कॉलेज में स्टडी कर रहा है और इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। कुछ दिनों से हमारी बहुत अच्छी खासी बातचीत चल रही है। अच्छा तो ये बात है। हाँ, अब अमीर लोगों से दोस्ती हो गई है तो अपनी गरीब फ्रेंड की याद थोड़ी ना आएगी। अरे नहीं, तू तो मेरी जिगरी यार है, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। इसी तरह अगले दिन कॉलेज में नव्या और सुहानी एक साथ कैंटीन की तरफ जा रही होती हैं कि तभी अमीर वरुण नव्या को आवाज देता है। हेलो नव्या, क्या बात है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? सोशल मीडिया पर तो बहुत बात करती हो। अब नव्या घबराते हुए कहती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगी। अच्छा, मीट माय फ्रेंड सुहानी। हेलो, वैसे सुहानी, क्या मैं आज तुम्हारी स्वीट फ्रेंड के साथ अकेले लंच कर सकता हूँ? अब सुहानी उस वक्त तो हाँ कर देती है, लेकिन वरुण और नव्या के वहां से जाते ही सुहानी, हे भगवान, वो लड़का कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था मेरी फ्रेंड से, ऊपर से नव्या भी ना 1 मिनट में हाँ कर दी उसको, ये नहीं कि मना कर दे। अब मुझे अकेले लंच करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे नव्या कॉलेज बंक करके अरुण से मूवी थिएटर तो कभी कॉफी शॉप में मिलने लगती है। वहीं सुहानी कॉलेज में हर दिन नव्या को एब्सेंट देखकर उससे मिलने उसके घर आती है। क्या बात है नव्या, आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रही हो? पागल हो गई है क्या? धीरे बोलो, मम्मी सुन लेंगी। अरे घर वालों की नजर में मैं रोज कॉलेज जाती हूँ, लेकिन असल में मैं कॉलेज बंक करके अरुण से मिलती हूँ। और सच कहूँ तो मुझे अब अरुण बहुत पसंद आ चुका है। मैं उसके साथ अब अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर सुहानी बड़ी दंग रह जाती है। नव्या, इतनी जल्दी अरुण के साथ अपनी जिंदगी बिताने की बात मत करो, पहले उसको और उसके परिवार के बारे में अच्छे से जानो। शादी किसी गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है। मैं अरुण से उसकी फैमिली के बारे में पूछूंगी सुहानी। अब एक दिन अरुण नव्या के साथ क्लब में उसके काफी नजदीक आकर, नव्या, तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही हो ना? नहीं, मुझे तो तुम्हारे नजदीक रहना बहुत अच्छा लगता है। वैसे अरुण, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ नव्या, बोलो ना। वो दरअसल अरुण, हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मैंने कभी तुम्हारे मुंह से तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं सुना। पर अब मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना है। अब न जाने क्यों अरुण फैमिली का नाम सुनकर घबरा सा जाता है और फटाफट अपने माथे के पसीने को पोंछने लगता है। नव्या, मेरी मम्मी तो काफी समय पहले ही एक्सपायर हो गई हैं और पापा है तो वो भी ज्यादातर बिजनेस के काम से बाहर कंट्रीज में ही रहते हैं। बाकी रही बात शादी की, तो मैं घर आकर शादी की बात कर लेता हूँ। अरुण ठीक है, तुम शादी की बात कर लो मेरे घर आकर। अब अरुण बड़े ही प्यार से बड़ी सी गाड़ी में नव्या को बिठाकर उसे उसके घर छोड़ता है। वहीं खुद एक सुनसान रास्ते में अरुण कान में फोन लगाए किसी गहरी षड्यंत्र पर बात करते हुए, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए। अब 1 से 2 महीने के अंदर सुहानी और नव्या का कॉलेज खत्म हो जाता है, जिसके बाद नव्या के घर में नव्या का बॉयफ्रेंड अरुण उसका हाथ मांगने उसके घर पहुंचता है। अरे बेटा, तुम कौन हो? आज से पहले तो तुमको कभी नहीं देखा। तभी वहां पर नव्या आती है। मम्मी, ये अरुण है। अरुण, आओ ना, अंदर बैठो। अब अरुण आकर अंदर बैठता है, तभी नव्या उसे पानी का गिलास देती है। अरे नव्या, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम बैठो, मैं पानी भी पी लूंगा खुद से। अरे बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारी शक्ल तो काफी जानी पहचानी सी लगती है। अब ये सुनकर वरुण घबरा जाता है। अरे नहीं, आप मुझे कैसे जानेंगे? नहीं, ये कोई पक्का गलत फहमी है। हाँ पापा, आपने इसे पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये तो मेरा कॉलेज फ्रेंड है और आज यहाँ ये हमारी शादी की बात करने आया है। अच्छा तो ये बात है। वैसे तुम देखने में तो काफी अच्छे और समझदार घर के लगते हो, लेकिन शादी की बात करने तुम अकेले आए हो। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं?
अब परिवार का जिक्र होते ही अरुण फिर घबरा जाता है, उसके माथे पर टेंशन दिखने लगती है। जी मेरी माँ नहीं है, सिर्फ पापा हैं, लेकिन इस वक्त वो बिजनेस के काम से बाहर की कंट्रीज में गए हुए हैं। सुनकर बहुत दुख हुआ बेटा, पर कोई बात नहीं, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं दूंगी तुम्हें माँ का प्यार। हाँ बिल्कुल, और हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। और रही बात तुम्हारे पिता की, तो वो शादी में तो उपस्थित होंगे ही ना। हाँ बिल्कुल पापा जी, शादी में तो वो आएंगे ही। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ बिल्कुल बेटा। अब अरुण के जाते ही नव्या अपनी गरीब फ्रेंड सुहानी के घर आती है। अरे नव्या, तुम यहाँ, और घर में मम्मी पापा कैसे हैं? जी सब ठीक है, वैसे सुहानी कहाँ पर है बताइए ना। इतने में सुहानी कमरे से बाहर आती है। सुहानी तू यहाँ है, चल अंदर, तुझे कुछ बात बतानी है। अब सुहानी को लेकर नव्या कमरे में घुसती है। सुहानी तुझे पता है आज अरुण शादी की बात करने मेरे घर आया था, और मेरे मम्मी पापा को अरुण बहुत पसंद आया। और तुझे पता है मैंने उससे उसकी फैमिली के बारे में भी पूछा था, उसकी फैमिली में कोई नहीं है सिवाय उसके पापा के। कितनी खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे परिवार अमीर और छोटा मिला है। चल अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और तू खुश तो मैं भी खुश। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद रिश्तेदारों के द्वारा सुहानी के गरीब माता पिता को भी एक गरीब परिवार का रिश्ता मिलता है, और कुछ ही दिन में लड़के वाले सुहानी को देखने उसके घर आते हैं। अरे आप लोग आइए आइए, बैठिए। अब लड़के वाले घर के अंदर आकर बैठते हैं, तभी लड़की के पिता अशोक कहते हैं, अरे बस आप और आपका बेटा आया है, आपकी पत्नी वो कहाँ है? तभी लड़के का पिता उदास होकर कहता है, जी मेरे बेटे की माँ नहीं है, इसलिए हम बस दोनों ही आए हैं। अब यह सुनकर मालिनी के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। अच्छा, मतलब मेरी बेटी के ससुराल में सिर्फ उसके ससुर और उसके पति ही हैं? जी हाँ, वैसे देखिए मैं जानता हूँ आप ये बात जानकर काफी शंका में आ गई होंगी कि आपको अपनी बेटी की शादी इस घर में करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी बेटी को मैं इतना प्यार दूंगा कि उसे कभी उसके सास की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे पिताजी काफी दयालु दिल के हैं। अब सुहानी के गरीब माता पिता रामू के मुंह से ये वचन सुनकर खुश हो जाते हैं। जी आपके सिवा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। मेरी बेटी अगर उस घर में खुश रहेगी तो मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। बेटी तुम बताओ, तुम तैयार हो? पिताजी आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब लड़के वाले बड़े ही खूबसूरती से इस रिश्ते को पक्का करके वहां से चले जाते हैं। अब सुहानी भी खुशी खुशी ये बात बताने नव्या के घर जाती है। अरे तू और बता, लड़के वाले आए, कैसे रहा सब कुछ? सब कुछ ठीक है नव्या, लेकिन मेरे ससुराल में भी मेरी सास नहीं है और अब मुझे डर लग रहा है। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दिया है, लेकिन बिना सास के मैं वहाँ कैसे रहूंगी? कुछ चीज तो औरत औरत से ही शेयर करती है ना। चुप कर, तू फालतू में ही टेंशन ले रही है। अरे अगर तुझे कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे फोन कर लियो, बाकी इतना छोटा परिवार मिल रहा है, तू खुश रहेगी वहाँ, ज्यादा टेंशन मत ले। अच्छा ये बता, लड़के वाले कहाँ के रहने वाले? वो लोग तो यहीं सहारनपुर के हैं। अब ये सुनकर नव्या खुशी से पागल होते हुए कहती है, क्या सच में तेरा होने वाला ससुराल सहारनपुर में है? सुहानी मेरा ससुराल भी वही है। क्या सच में? स्कूल कॉलेज तक तो ठीक था, अब ससुराल भी हमारा साथ साथ में ही है। चल अच्छा है, मजा आएगा। अब खुशी खुशी सुहानी वहां से चली जाती है। अब इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद अमीर और गरीब दोनों ही सहेली की शादी होती है। अब गरीब सुहानी की शादी बड़े ही प्रेम भाव और मर्यादा के साथ हो रही थी। दूसरी तरफ अमीर नव्या की शादी में लड़के वालों की तरफ से कोई नहीं आया होता देखकर मेहमान कहते हैं, बाप रे, सारे रिश्तेदार लड़की वालों की तरफ से ही हैं। लड़के वालों के यहाँ से तो लड़के के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सही कह रही हो तुम। जानकी तो कह रही थी कि लड़के का परिवार छोटा है, शादी में ही आएगा सीधा, लेकिन यहाँ तो शादी में भी दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे लड़का सच में परिवार वाला है क्या नाथ है? दूसरी तरफ नव्या के माता पिता भी ये सब देखकर बड़े परेशान होते हैं। सुनिए जी, मेहमान तरह तरह की बातें बना रहे हैं, ऊपर से हमारे दामाद के पिता वो भी शादी में शामिल नहीं हुए। पता नहीं जान की क्या बात रही होगी, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मंडप में बैठा अरुण सबकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर घबरा रहा होता है। हे भगवान, यहाँ तो हर एक शख्स मेरे परिवार को ढूंढ रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये लोग शादी में ही बवाल कर दे। कहीं शादी टूट गई तो नहीं, ये शादी टूटी तो मेरा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये शादी नहीं टूटनी चाहिए। आखिर अरुण मंडप में ये किस मकसद की बात कर रहा है, और अब तक अरुण ने अपने परिवार वालों को नव्या के परिवार से क्यों नहीं मिलवाया?
वेल, अरुण का सच जानने के लिए हमारे साथ कहानी में बने रहिए। अब अमीर और गरीब दोनों ही बहू शादी करके अपने अपने ससुराल आती हैं। अब नव्या जैसी अपने ससुराल में दाखिल होने की कोशिश करती है कि तभी अरुण, अरे रुको नव्या, गृह प्रवेश तो होने दो। अब नव्या अपने कदम को पीछे करती है कि तभी सामने से उसका ससुर अपनी मूछ को ताव देते हुए आरती की थाली लेकर घर की चौखट पर आता है। अरे ससुर जी, आप घर पर हैं तो शादी में क्यों नहीं आए? हाँ, अरे नव्या पिताजी आज ही घर आए हैं, इसलिए वो शादी में शामिल नहीं हो पाए। अब नव्या का ससुर नव्या को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है, चिंता मत करो बहू, यहाँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी मौजूदगी का एहसास अब यहाँ पल पल तुम्हें होता रहेगा। अब ये सुनकर नव्या को काफी अजीब सा डर महसूस होता है और वो घबरा कर कलश गिराकर घर के अंदर आती है। वहीं अरुण नव्या को कमरे के अंदर लेकर जाता है। नव्या, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। अरे मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? अब इतनी सी बात पर अरुण नव्या का बाल खींचकर, चुप करो नव्या, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर आराम करो। अब अरुण का ये रूप देखकर नव्या दंग रह जाती है। वहीं अरुण अपने पिता के साथ हॉल में बैठकर शराब पीते हुए, अरे भाई मानना पड़ेगा अरुण कि तुम मेरे ही बेटे हो। आखिरकार तुम मेरा शिकार इस घर में लेकर आ ही गए। जी पिताजी, अरे आपके लिए तो जान भी हाजिर है। दूसरी तरफ नव्या, अरुण मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो मुझसे प्यार करता था ना। वहीं दूसरी तरफ गरीब सुहानी के ससुर अपनी बहू की आरती उतारते हुए, आओ बहू, कलश गिराकर कुमकुम के थाल में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब सुहानी बड़े ही प्यार से कलश गिराकर कुमकुम के थाल में पैर रखकर अपने ससुराल में प्रवेश करती है। जा बेटा विवेक, अपनी पत्नी को कमरे में ले जा, बहू बहुत थक गई होगी। और सुनो बहू, सुबह आराम से उठना, कोई जल्दबाजी नहीं है। खाना पीना बनाने के लिए 2 से 3 जने हैं, आराम से सब हो जाएगा। जी ठीक है ससुर जी। अब सुहानी अपने कमरे में जाती है जहां कमरा काफी खूबसूरती से सजा होता है और विवेक के हाथ में फूलों का गजरा होता है। सुहानी, कैसा लग रहा है तुम्हें ये डेकोरेशन? जी बहुत खूबसूरत है। अब सुहानी के नजदीक आकर विवेक उसके बालों में गजरा लगाता है। अरे आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये गजरा है, ये कब लाया आप? बहुत खूबसूरत है ये तो। हाँ, लेकिन तुमसे कम। चलो चलो आराम कर लेते हैं। अब अगले दिन सुबह 5 बजे अमीर बहू के ससुर एक मोटी छड़ी से अपनी बहू के दरवाजे को पीटते हुए, अरे अब तक सो रही है बहू? ये कोई समय है सोने का? उठती क्यों नहीं है? बहू उठती है, मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आऊं। अब नव्या घबरा कर उठकर बैठती है। अरुण, ये कौन है जो हमारे दरवाजे को इतनी बुरी तरीके से पीट रहा है? अब नव्या इतना बोलती ही है कि तभी खींचकर अरुण एक लात नव्या के पेट पर मारता है और वो दर्द से चिल्लाती हुई बेड से जमीन पर गिर जाती है। ये कोई समय उठने का? और जब तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है तो उठकर बाहर क्यों नहीं जा रही हो? घर के काम नहीं करने क्या तुम्हें? अरुण, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे लात मारा अरुण। दिमाग खराब मत करो, नव्या उठकर बाहर जाओ। अब नव्या अपनी साड़ी ठीक करके कमरे से बाहर निकलती है। उसके हाथ और सिर पर चोट के निशान होते हैं। अब सहमी आवाज में नव्या कहती है, जी ससुर जी कहिए। क्या कहूँ तुझे मैं? ये कोई टाइम है उठने का? आइंदा से इतनी लेट उठी ना तो ये छड़ी दरवाजे पर नहीं तेरे शरीर पर बजेंगी। वहीं दूसरी तरफ सुहानी जब नहा धोकर रसोई में आती है तो देखती है कि उसके ससुर रसोई में पकवान बना रहे हैं। अरे ससुर जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब तो मुझे करना चाहिए। हटिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं ये सब करके। अरे क्यों, एक पिता अपनी बेटी के लिए खाना बनाएगा तो क्या बेटी शर्मिंदगी महसूस करेगी? जा तू आराम कर, खाना बन गया है, मैं लेकर आ रहा हूँ। अब रामू बड़े ही प्यार से खाना बनाकर अपनी बेटा और बहू को खिलाता है। कैसा लगा खाना बहू? खाना बहुत अच्छा है पापा जी, लेकिन आज से आप नहीं, मैं बनाऊंगी खाना। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। नहीं बहू, नहीं हो तुम इस घर की, बेटी हो बेटी, इसलिए तुम्हें काम की चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, पापा ठीक कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नव्या डरी डरी सी रसोई में खाना बना रही होती है और अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में सोच रही होती है। इतने में गैस पर चढ़ा खाना जलकर कोयला हो जाता है। तभी जलते खाने की बदबू सूंघकर नव्या के ससुर रसोई में दाखिल होते हैं और खींचकर एक चांटा नव्या के गाल पर लगाते हैं। अरे किसके ख्यालों में खोकर रसोई में खाना जला रही है तू? पहले तो देर से उठी और अब काम काज में भी ध्यान नहीं दे रही है। अब नव्या का गाल लाल पड़ चुका होता है, आंखों से मोटे मोटे आंसू की बूंदें गिर रही होती हैं। ससुर जी,
आखिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं आपकी बहू हूं, कोई दुश्मन नहीं। अरे तू तो दुश्मन से भी बदतर है, बदतर। चल चुपचाप से दूसरा खाना बना, वरना इससे भी बुरा करूंगा तेरे साथ। अब नव्या दूसरा खाना बनाती है और उसे डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती है। अब नव्या के ससुर खाना खाते ही खाने की थाली उठाकर नव्या के मुंह पर फेंकता है और नव्या का सर कट जाता है। पापा जी, अब क्या हुआ? अब आपने ऐसा क्यों किया? तेरे इस खाने में नमक ज्यादा है। अरे इतना नमक डालता है कोई खाने में? एक तो गलती करती है, ऊपर से सजा मिलने पर सवाल जवाब कर रही है मेरे बाप से। अब उठकर अरुण भी नव्या के गाल पर एक चांटा लगाता है। तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो अरुण, मैं अपने पापा को सब बता दूंगी। अब ये सुनकर रघुवीर गुस्से में अपनी बहू का गला दबाते हुए उसे घसीटकर हॉल की दीवार के पास लाकर खड़ा करता है। तेरे इस हलक से अगर आवाज निकल गई ना तो तुझे और तेरे बाप को उसी वक्त जान से मार दूंगा। सुन लिया तुमने? चलो निकलो यहां से। अब नव्या फूट फूट कर अपने कमरे में रोती है। हे भगवान, ये मेरे ससुर है कि हैवान? आखिर क्यों मेरे साथ ये ऐसी हैवानियत दिखा रहे? मुझे मेरे पिता के पास जाना है। अब अगले दिन नव्या बाथरूम में नहा रही होती है और फिर नहाने के बाद टॉवल लपेट कर नव्या कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि बेड पर उसका ससुर बैठा है। अरे पापा जी आप यहाँ? अब नव्या भागकर दोबारा बाथरूम में जाती है और अंदर से कहती है, अरे पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं जब आपको पता है कि मैं अंदर नहा रही हूँ? अरे कुछ नहीं बहू, बस तेरा खूबसूरत शरीर ऊपर से नीचे तक देखने का मन कर रहा था, इसलिए चला आया। चल अब जा रहा हूँ। अब शाम को ये सारी बात नव्या अपने पति से कहती है। विश्वास करो अरुण, तुम्हारे पापा ये सब कुछ इंटेंशनली कर रहे थे। वो मुझे टॉवल में देखकर खुश हो रहे थे। अरे उनके अंदर हैवानियत साफ झलक रही थी तब। अब ये सुनकर अरुण खींचकर एक चाटा नव्या के गाल पर लगाता है। मेरे बाप के कैरेक्टर पर उंगली उठाती है, शर्म नहीं आती तुझे? अब इसी तरह एक दिन नव्या रसोई में खाना बना रही थी, तभी पीछे से उसका ससुर आकर उसकी कमर को पकड़ता है। अरे पापा जी ये क्या कर रहे हैं आप? अब नव्या का ससुर नव्या के नजदीक जाकर उसके चेहरे से बालों को हटाता है और धीरे धीरे अपने हाथ को गर्दन की ओर लेकर जाता है। ये देखकर नव्या अपने ससुर को तेजी से धक्का मारती है और वो जाकर जमीन पर गिरता है। ये क्या कर रहे हैं पापा जी आप मेरे ससुर हैं, मैं आपकी बहू हूँ और बहू बेटी समान होती है, लेकिन आप तो मुझे रखेल समझकर अपनी गंदी नीयत मेरे ऊपर डाल रहे हैं। अरे आप इतने हैवान कैसे हो सकते हैं? अब गुस्से से रघुवीर उठता है और अपनी बहू का हाथ गरम गरम तवे के ऊपर रख देता है, जिससे नव्या की चीख निकल जाती है। हाँ, तेरा ससुर हैवान है और अब तुझे इसी हैवान के साथ अपनी जिंदगी काटनी होगी। दूसरी तरफ गरीब बहू के ससुर अपने बेटे विवेक से, बेटा, बहू जब से आई है तब से घर पर ही है, तू उसे कहीं घुमा कर लिया। देख आज फसल की कटाई करके बहुत पैसे मिले हैं। पापा जी अगर पैसे मिले हैं तो इसे रख लेते हैं ना, किसी जरूरी काम में इस्तेमाल कर लेंगे। बेटा सबसे जरूरी काम है अपने घर की बहू बेटी को खुश रखना। विवेक जा इसे बाहर ले जा घुमाने। अब विवेक अपनी पत्नी को बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर आता है और फिर सिनेमा घर ले जाकर उसे पिक्चर भी दिखाता है। विवेक जी बस बहुत हो गया, चलिए घर चलते हैं। मुझे ना घर जाकर कपड़े धोने हैं और रसोई में जूठे बर्तन भी पड़े हुए हैं। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, पापा है ना। नहीं विवेक जी, मैं जानती हूँ मुझे मेरे ससुर देवता समान मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका फायदा उठाऊं। अब सुहानी अपने पति के साथ घर आती है, जहाँ सुहानी देखती है कि आंगन में सारे गंदे कपड़े धुलकर सूख रहे हैं। विवेक जी देखो, पापा जी ने कपड़े धो दिए ना, मैंने उन्हें मना किया था फिर भी। अब सुहानी रसोई में जाती है, जहाँ रसोई के भी सारे बर्तन धुले हुए होते हैं। अब सुहानी बाहर आती है, जहाँ उसके ससुर कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। पापा जी आपने कपड़े क्यों धोए और बर्तन भी धो दिए, खाना भी बना दिया? ये सब आपको करने की क्या जरूरत थी? आपकी क्या उम्र है ये सब करने की? आप प्लीज मत किया कीजिए ये सब। बहू, माँ बाप की उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए, उनके सामने उनके बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। और तू तो मेरी मासूम फूल सी बेटी है, मैं तुझसे कैसे काम करवा सकता हूँ? जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं तब तक मैं तुझे इस घर में ज्यादा कुछ नहीं करने दूंगा। हे भगवान, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे जो आप जैसे देवता ससुर मुझे मिले हैं। वहीं पड़ोस की औरतें भी आपस में, सुहानी के ससुर कितने अच्छे हैं, उससे एक काम नहीं करवाते, बिल्कुल देवता ससुर है, देवता। हाँ इसके तो देवता है और हमारे तो एक नंबर के खड़ूस ससुर हैं। वहीं दूसरी तरफ नव्या अपने ससुराल में तैयार होकर घर से बाहर निकल रही होती है कि तभी रघुवीर उसके आंचल को खींचकर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है, अरे कहाँ जा रही है इतना बन ठन कर? घर में पति से जरूरतें पूरी नहीं होती हैं क्या?
मेरा हाथ चल छोड़िए पापा जी, आप मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अरे कैसी शर्म अपनी बहू की इज्जत पर हाथ डालने में। बहू बेटी तो घर की रखेल होती है ना, जब मर्जी तब उनकी इज्जत उधेड़ कर रख दो। अब नव्या के ऊपर धीरे धीरे अत्याचार का सिलसिला बढ़ने लगता है। तभी एक दिन अचानक नव्या के पिता नव्या को फोन करते हैं। नव्या भागकर डाइनिंग टेबल से फोन उठाने आती है कि तभी रघुवीर फोन देख लेता है। अच्छा, तेरे बाप का फोन है? आखिर इसके बाप ने फोन कर ही दिया पापा। रुक, ऐसे तो बात नहीं करेगी। अब रघुवीर डाइनिंग टेबल पर रखे चाकू को उठाकर नव्या की गर्दन पर रखता है। अगर यहाँ की एक बात भी तूने अपने बाप से कही ना तो यह चाकू तेरे गर्दन के 2 टुकड़े कर देगा। अब नव्या डर डर कर फोन उठाती है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। अरे बेटी कैसी हो तुम? ससुराल जाने के बाद अपने पिता को भूल गई। लगता है ससुर पिता से ज्यादा प्यार कर रहा है। हाँ पापा, मुझे अब बहुत प्यार मिल रहा है, आपकी तो याद ही नहीं आती और सब ठीक है वहाँ। हाँ, सब ठीक है। ले, तेरी माँ बात करेगी। और बेटी कैसी है, हमारी याद नहीं आती क्या? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, बस ससुराल वाले इतना खुश रखते हैं कि फोन करने का टाइम ही नहीं मिलता। चलिए, अब मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अब इतना कहकर नव्या फोन काट देती है, लेकिन तब भी रघुवीर चाकू की 1 इंच नोक नव्या की गर्दन में घुसा देता है। मुझे दर्द हो रहा है। आप इंसान है कि हैवान? अरे क्यों तड़पा रहे हैं आप मुझे? एक बार में मेरी जान क्यों नहीं ले लेते? तुझे तड़पाने में जो खुशी मिल रही है ना, मुझे वो तुझे जान से मारकर नहीं मिलेगी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन नव्या बाजार से सब्जी खरीद रही होती है कि तभी उसे बाजार में सुहानी मिलती है। अरे सुहानी, तू यहाँ बाजार में? अब नव्या जहाँ सुहानी को देखकर खुश होती है, वहीं सुहानी हैरान रह जाती है नव्या को देखकर, क्योंकि नव्या के शरीर पर हजारों जख्म के निशान होते हैं। नव्या, ये कैसी हालत कर रखी है तूने अपनी? ये निशान कैसे हैं? तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? मेरी छोड़, तू बता तू कैसी है? वैसे देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है और थोड़ी मोटी भी हो गई है। हाँ, वो मेरे ससुर जी अपने हाथ से खाना बनाकर मुझे खिलाते हैं। क्या बताऊं, भगवान ने ससुर की जगह एक देवता दे दिया है मुझे, जो मुझे बेटी की तरह प्यार करते हैं। अब यह सुनकर नव्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। खुश नसीब है तू सुहानी, जो तुझे देवता जैसे ससुर मिले। क्यों, तेरे नहीं है क्या ससुर देवता समान? अब नव्या रोते हुए अपने ससुर की सारी करतूत सुहानी को बताती है। तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तू चुपचाप सब कुछ सह रही है। अरे तू अपने पिता से ये सब बताती क्यों नहीं है? नहीं, वैसे भी मैंने लव मैरिज की है और मेरे जो ससुर है ना, वो धमकी देते हैं कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो उसके साथ भी बुरा सलूक करेंगे। अब सुहानी घर आकर सारी बातें अपने ससुर से कहती है। अच्छा, अरे मिश्रा जी का परिवार ऐसा है, मुझे तो नहीं पता था। वो लोग समाज में तो काफी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा वाले लोग बनते हैं और अंदर ही अंदर बहू के साथ हैवानियत दिखा रहे हैं। छोड़ो, तुम दूर रहो बहू इन सब से। इसी तरह एक दिन बालकनी में नव्या के ससुर नव्या को बेल्ट से मार रहे होते हैं, जो पड़ोस के लोग देख लेते हैं। बाप रे, ये ससुर है कि हैवान? बाप रे बाप, ऐसे हैवान ससुर तो भगवान किसी को ना दे, बेचारी रो रही है। अब इसी तरह एक दिन जबरदस्ती नव्या का ससुर नव्या को कार में बिठाता है, पीछे उसका पति भी बैठता है और रघुवीर फुल स्पीड में गाड़ी को खाई की तरफ लेकर जाता है। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? गाड़ी रोकिए, भगवान के लिए गाड़ी रोक दीजिए। अब रघुवीर तेजी से गाड़ी को खाई के पास रोकता है, तभी नव्या घबराकर गाड़ी से बाहर निकलती है। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे मैं आज तक नहीं समझ पाई कि आप लोग मुझसे किस चीज की दुश्मनी निकाल रहे हैं। पुरानी दुश्मनी है, बहुत पुरानी। समय आने पर खुद पता चल जाएगा। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन नव्या के ससुर नव्या को झाड़ू से पीट रहे होते हैं कि तभी नव्या की कॉलेज फ्रेंड जो उससे मिलने उसके घर आती है, वो चौखट पर यह भयानक दृश्य देखकर वहीं रुक जाती है। ओह गॉड, नव्या के साथ ये सब क्या हो रहा है? मुझे इसे रिकॉर्ड करना होगा। अब नव्या की सारी वीडियो शिवानी रिकॉर्ड करती है और जाकर उसके पिता को दिखा देती है। हे भगवान, ये कौन है जो मेरी बेटी को हैवानों की तरह पीट रहा है? अंकल ये नव्या के ससुर है। मैंने ये वीडियो दरवाजे पर खड़ी होकर बनाई है, शायद इसीलिए उनका चेहरा आपको ठीक से दिख नहीं रहा है। अब सुभाष अपनी पत्नी को लेकर फौरन नव्या के ससुराल पहुंचता है, जहां नव्या अब भी अपने ससुर से पिट रही होती है। अब सुभाष फौरन नव्या के ससुर का हाथ मोड़ता है कि तभी सुभाष की नजर रघुवीर के चेहरे पर जाती है। अरे रघुवीर, तू जिंदा है और तू मेरी बेटी का ससुर है? अरे तू जिंदा कैसे है रघुवीर? तू तो मर गया था ना। आ गया तू? अरे तेरी तो पूरी कोशिश थी ना कि मैं मर जाऊं, लेकिन सुन, मरी मेरे अंदर की मासूमियत थी
और हैवान आज भी जिंदा है जो तुझसे बदला लेने के लिए तैयार है। अब ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इतने में वहां पर सुहानी और सुहानी के गरीब ससुर भी दाखिल होते हैं। हे भगवान, क्या हो रहा है यहाँ? बहुत हल्ला आ रहा है मेरे घर तक। नव्या, नव्या तुम ठीक तो हो ना? अंकल आंटी आप लोग यहाँ? रुक सुहानी, 1 मिनट। पापा, पापा आप इस हैवान को जानते हैं? आखिर रिश्ता क्या है इनके साथ पापा आपका? अब सुभाष के माथे से पसीना गिरने लगता है, चेहरे पर घबराहट और शरीर ठंडा पड़ चुका होता है। आप चुप क्यों हैं? इस हैवान की बातों का जवाब दीजिए ना। रुकिए भाभी, जवाब देता हूं मैं आपको। अब रघुवीर अपनी जेब से फोन निकालता है और उसमें एक पुरानी वीडियो ऑन करता है। अरे ओ पल्लवी, कब से तेरे पीछा कर रहा हूं, रुकती क्यों नहीं है? अब और तेरी ये लचकती कमर मुझसे देखी नहीं जा रही है। सुभाष तुझे शर्म नहीं आती? दूसरों के घर की बहू बेटी पर गंदी नजर रखता है। अब गुस्से से सुभाष सड़क पर शराब की बोतल पटक देता है, जिससे पल्लवी घबराकर वहीं रुक जाती है। तभी सुभाष पल्लवी का हाथ पकड़कर उसे सड़क के दाएं तरफ जंगल में लेकर जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करके बाहर आता है और अपने कपड़े ठीक करके वहां से भाग जाता है। वहीं पल्लवी जैसे तैसे अपने कपड़े ठीक करके अपने घर पहुंचती है। पल्लवी, ये सब क्या हुआ है तेरे साथ? किसने क्या? पल्लवी, नाम बता उसका, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भैया, भैया वो सुभाष ने चुप हो जा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके ऊपर पुलिस केस करूंगा, तू रुक जा। अब सुभाष के ऊपर रघुवीर पुलिस केस करता है, लेकिन सुभाष पैसे देकर जेल से रिहा हो जाता है और फिर गंदे गंदे वीडियो पल्लवी को भेजने लगता है। पल्लवी वो वीडियो अपने भाई को दिखाती है। भैया लगता है पुलिस ने सुभाष को छोड़ दिया और देखिए मेरी वीडियो तक वायरल हो गई है। अब मैं इस समाज में रहने के लायक नहीं। अब पल्लवी भागकर अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद करके पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेती है। रघुवीर दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसता है, लेकिन पल्लवी तब तक अपनी सांस छोड़ चुकी होती है। सुभाष, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे एहसास दिलाकर रहूंगा कि जब किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ता है तो उस पर क्या बीतती है। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं सुभाष की बेटी के साथ वो सब करूंगा जो उसने मेरी बहन के साथ किया। अब यह सुनकर नव्या और नव्या की मां दंग रह जाती है। क्या मेरे पति इतने बड़े हैवान हैं? अरे ये कुछ भी बोल रहा है जानकी, अपनी गलतियां छुपाने के लिए। पापा, फोन में चलती वो वीडियो क्या वो झूठी है? आज मुझे पता चला कि हैवान मेरे ससुर नहीं मेरे पिता हैं। आपको शर्म नहीं आई एक लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत करते हुए? हर एक पल को मेरे ससुर ने भी मेरे साथ इस हद तक कुछ नहीं किया। तभी ये सब सुनकर सुहानी के गरीब ससुर भी कहते हैं, जी, मुझे भी जब मेरी बहू ने ये सब बताया था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि रघुवीर जी ये सब कर रहे हैं, पर अब पता चला कि ये सब करने के पीछे की वजह क्या थी। लेकिन एक बात और है रघुवीर जी, आप जो चीज अपनी बहू के साथ कर रहे हैं वो गलत है। अरे आपको अपनी बहन का बदला उनके पिता से लेना था, इसमें आपकी बहू की क्या गलती है? वो तो आपको पिता मानकर ही इस घर में आई थी। हाँ देखिए, मैं आपको भी अपने ससुर का दर्जा देती हूँ और सच कहूँ तो आपने मेरी मासूम फ्रेंड के साथ बहुत गलत किया है। अरे उसको तो इस घिनौनी सच्चाई के बारे में पता भी नहीं था, फिर भी वो सब कुछ सहती रही। तभी नव्या गुस्से से कहती है, हाँ मुझे पहले कुछ पता नहीं था, इसीलिए मैं चुपचाप सहती रही, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है और अब मैं अपने पिता को पुलिस के हवाले करूंगी और उन्हें फांसी दिलवाऊंगी। हाँ बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा दुष्ट आदमी धरती पर रहने के लायक नहीं है। मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि जब तक ये फांसी पर नहीं लटक जाता मेरी बहन का बदला पूरा नहीं होगा। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इतने साल पुरानी गलती की सजा मुझे अब मत दो, मुझे छोड़ दो। अब सुभाष गिड़गिड़ाता रह जाता है, लेकिन नव्या फिर भी अपने पिता के ऊपर बलात्कार की धारा 376 लगवाती है, जिससे 6 महीने के अंदर अंदर सुभाष को फांसी की सजा हो जाती है। कुछ समय बाद देखिए रघुवीर जी, आपकी बहन का बदला आपकी बहू ने पूरा कर दिया और आज मैं भी उस दुष्ट आदमी से आजाद हूँ जिसे मैं पति परमेश्वर समझती थी। शुक्रिया बहू, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और मुझे माफ कर दो। अपनी बहन के बदले की आग में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नव्या, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया और अपने पिता के साथ मिलकर तुम्हें बहुत परेशान किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। नव्या, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो चलो मेरे साथ घर। आज से तुम्हें तुम्हारे ससुर से एक पिता जैसा प्यार मिलेगा। नहीं, अब मैं आप दोनों के साथ नहीं रह सकती। जो कुछ भी आप दोनों ने मेरे साथ किया
वो एक ससुर अपनी बहू के साथ कभी नहीं कर सकता। आप दोनों ने मेरे साथ अपना बदला पूरा करने के लिए हैवानों की तरह बर्ताव किया, ये जानते हुए भी कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, मेरी बेटी सही कह रही है। अब नव्या अपने ससुराल को छोड़कर अपनी माँ के साथ अपने मायके आती है और एक एनजीओ संभालती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है।